हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। ये हमारी दूसरी क्लास है। 7 बजे की क्लास हुई थी जिसमें आपको संधि के संस्कृत के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे। आप लोगों वीडियो जरूर देखिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, आपको हर एक चीज़ टाइम टू टाइम बताई जा रही है। और अपनी टाइम ड्यूरेशन में आइए, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से करिए। जब आपके लिए मैं हर चीज़ मैनेज करने का प्रयास कर रही हूँ तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी क्लास को आएँ, अटेंड करें, जैसा आपके लिए हर चीज़ एग्जाम के लिए अच्छी हो जाए। कोशिश मेरी यही है, बाकी जैसा आपको उचित लगे। चलिए देखते हैं फिर आज की इस क्लास में यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये चैप्टर 2 है आपका, जैसे बेसिक बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी। मैंने आपको पहला जो चैप्टर था वो 2 क्लास में डिस्कस करके बताया, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित था। उस टॉपिक में जितनी भी बातें थी मैंने 2 वीडियो में बताई। उससे ज़्यादा आपको अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप खुद कैपेबल है कि उन चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे। बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो हम दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम उन पे शायद काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं खुद से। दो आज के लिए जो हम डिस्कस करेंगे दूसरा चैप्टर वो है दाब। प्रेशर के बारे में जानना है, प्रेशर का सूत्र थोड़ा सा देखना है, परिभाषा है। इनसे 1-2 प्रश्न आपको बना है कई सालों से, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे आज की इस क्लास में। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है जो साइंस का शुरू हो रहा है। आप जुड़े हैं इस वक्त शानी क्लास साथ। ये है इस समय 8 बजे वाली दूसरी क्लास, 7 बजे हुई थी, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं फिर आज की इस क्लास की। देखते हैं क्या है, फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। कोशिश करिए कि पूरा वीडियो इन तक देखा करिए, आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल की जा रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप कर पाएँ। आइए जानते हैं कि प्रेशर होता है क्या। आपने इससे पहले प्रेशर के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा है। ये एक सामान्य विषय है जो हम 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते आए हैं। 12th में भी बहुत बारी हमने पढ़ा है। काफ़ी सारे प्रिंसिपल हैं, पास्कल्स का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे पढ़ा हुआ है जो प्रेशर से संबंधित है। तो फुल डिटेल में हम आज भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या बातें आपको आज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर। प्रेशर से आप समझते क्या। प्रेशर प्रेशर आप अक्सर कहते हैं बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है, तो वो प्रेशर क्या है, दबाव है। और वो तो एक सोच के ऊपर प्रेशर है, लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में बात करते हैं तो प्रेशर का मतलब है दाब। प्रेशर का मतलब है दाब, जो कोई दाब लगे, ऊपर से दाब लगाया जाए, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, पावर है। समझ रहे हैं आप विज्ञान की भाषा में। तो वहाँ पर मतलब क्या है कि जब किसी भी चीज़ पे कोई भी स्थान हो, कोई भी सरफेस हो, कोई कॉपी का सरफेस हो, कोई ज़मीन का सरफेस हो, या आपके हाथ के हथेली का सरफेस हो, किसी भी चीज़ का सरफेस हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको कोई हार्डबोर्ड की कॉपी रहे या हाँ कोई ठोस चीज़ रहे सरफेस में, उसी पे आप जाके दाब को अप्लाई करो, ऐसा कुछ नियम नहीं है। आप अपने हाथ की जो हथेली है, जो पंजा होता है, वो भी एक सरफेस है, उस पर भी आप कोई चीज़ पर प्रेशर अप्लाई करके समझ सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर भी है कि जब कोई एक प्लेन सरफेस है, कोई सिंपल सा सरफेस है, हम उस पर कोई दबाव लगाते हैं, कोई ऊपर से उसके ऊपर हम लंबवत उसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, तो वो हमारा दाब कहलाता है, जिसको हम आम भाषा में यहाँ पर समझ रहे हैं और जान रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएं चल रही हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं, जो परिभाषाई तौर पर हैं और हम यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं या बता सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है हमको यहाँ पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह में किसी भी तरह का सरफेस आ जाएगा। आप चाहे वो फर्टाइल प्लेन हो या बैरन प्लेन हो या उबड़ खाबड़ टाइप का हो या कैसा भी हो, बस वो सरफेस होना चाहिए। सरफेस का मतलब हमेशा प्लेन सरफेस नहीं होता है। तो कॉपी का हो सकता है, किसी दफ्ती का हो सकता है, किसी भी कार्डबोर्ड का हो सकता है, किसी भी चीज़ का सरफेस हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर क्या प्रेशर है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहते हैं, उसको दाब कहलाते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उस सतह के क्षेत्र यानी कि उस सरफेस के एरिया पर लगने वाला बल हमारा दाब कहलाता है। दाब कैसी राशि है, दाब एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि 2 टॉपिक है जो आपको बहुत सारी इकाइयाँ ऐसे दी गई हैं जिनमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखना कि कहीं वो हमसे पूछ ना लिया जाए। तो बहुत सारी जो फिजिक्स में क्वांटिटीज़ दी गई हैं, वो क्वांटिटी क्या है, उसकी परिभाषा और उनसे संबंधित जो ये आपके अदिश राशि या सदिश राशि है वो आपको ध्यान रखना होगा। कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी ताकि आप उसको ध्यान में रखें, आपको समझ में आए। एसआई मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। अब अभी तक आपने क्या समझा, प्रेशर की अगर मैं बात पूछूँ तो आप क्या समझ पाओगे, क्या आप बताओगे। तो ये तो परिभाषाई तौर पर बातें हो गई जो आपको कॉपी में लिखनी है, नंबर लेना है, चाहे वो अति लघु उत्तरीय पूछे तो बहुविकल्पी पूछे तो। फ्रेंड्स देखो,
अगर अपने हाथ का सबसे अच्छा अपने हाथ की हथेली लो, इस हथेली पे हथेली इतनी बड़ी होती है उसमें कहीं पर भी आप ऐसे जैसे ये आपका एक सरफेस है, इस सरफेस को हम मान लेते हैं कि सरफेस को हम ए से नाम से संबोधित कर देते हैं और इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम एफ से नाम दे देते हैं। ठीक, ये आपका सपोज करिए हाथ है, ये एरिया हो गया आपके हाथ का, वही क्षेत्रफल, और ये आप उसके ऊपर बल अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई, दाब लगा रहे हो, ये आपका हम एफ से संबोधित कर रहे हैं। आपको क्या है, जो ये आपके हाथ की हथेली है, इस हथेली का जो एरिया क्षेत्रफल है, इस पे जो आप ये दाब जो अप्लाई कर रहे हो एकांक क्षेत्रफल पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेसेस पे, तो ये आपका दाब कहलाता है। ऊपर से अभिलंबित परपेंडिकुलर लगाया गया जो बल होता है वो दाब कहलाता है, जो एक अदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम परिमाण, अदिश राशि वो होती है जिसमें सिर्फ और केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि हम जब बल लगा रहे हैं तो कोई डायरेक्शन हमारी इसमें तो हो ही नहीं रही है, हम तो सिर्फ उसके ऊपर दाब लगा रहे हैं। तो ये सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वांटिटीज़ का नाम, यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, एक छोटी सी परिभाषा, एक छोटा सा उदाहरण। क्लियर है यहाँ तक? 1 नंबर में आएगा तो आप कर लेंगे, 2 नंबर में आएगा तो आप कर लेंगे। अब देखिए इनके बारे में, इनके सूत्र हैं। दाब का सूत्र होता है P बराबर P इज इक्वल टू FI। P से मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपका P फॉर प्रेशर, F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो हम अपनी डेली लाइफ में इनका यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये एज्यूम कर पाएँ, भांप पाएँ कि प्रेशर आखिर है क्या। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल छोटा सा लिया है एग्जांपल के तौर पर कि दाब आप समझो। जैसे स्कूल का जो बैग होता है, स्कूल की पट्टियों की बैग चौड़ी चौड़ी होती हैं, जिससे उनका जो सरफेस टेंशन, ये पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, जो उसका सरफेस होता है वो अधिक हो जाए और बच्चे के कंधे पर दाब कम पड़े। मतलब अभी बताती हूँ। मतलब क्या है कि जो स्कूल का बैग होता है वो उसके जो पट्टे होते हैं वो कंधे पे हमारे चौड़े चौड़े होते हैं दोनों साइड में। पहले तो पतला पतला आता था, अब तो इतने वैरायटी के आते हैं कि हमारे शोल्डर पे उसमें ना तो सोख्ता लगा रहता है, अंदर से गद्दी रहती है, जिससे वो हमारे बॉडी पे उसके पैचेस ना पड़े और वो हमें दर्द भी ना करे। अब उसका जो चौड़ा पट्टा बनाया जाता है, ऐसे ऐसे करके रहता है, आपने देखा खुद ही होगा। तो उसकी ये पट्टे जो चौड़े हैं, इस पट्टे का जो क्षेत्रफल है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो चौड़ा होने के कारण उसका जो प्रेशर है वो इक्वली दोनों शोल्डर पे बंट जा रहा है और फिर वो हमें दाब एकदम चुभता हुआ या ज़्यादा अप्लाई करता हुआ हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि हम अपने कंधे के ऊपर उसको रखते हैं। बैग का फंदा अपने कंधे के ऊपर लेके चलते हो ना, तो इसी वजह से ये पहला एग्जाम्पल है जहाँ पर आप दाब के अनुभव को सोच सकते हो। अच्छा सुनो, अभी इसका एक मुद्दा और बताती हूँ। जैसे आप एक बैग आता है, फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे होते हैं या जिम्नास्टिक एथलेटिक वाले जो बच्चे होते हैं, वो जब खेलने जाते हैं तो अपने साथ फुटबॉल जो खरीदा रहता है अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, उनका जो बैग होता है, उनकी जो बैग, वो भी एक बैग लेते हैं, उनकी जो बैग की पट्टी रहती, स्ट्रिप रहती है, वो इतनी धागे नुमा रहती है, एकदम रस्सी जैसी रहती, पतली सी। और वो उसका वो जब वो अपने मतलब उस पर लेते हैं शोल्डर पे, तो वो पतली होने के कारण, उसकी जो स्ट्रिप्स होती है पतली होने के कारण काफ़ी ज़्यादा दाब लगता है। अगर आपको वो बैग नहीं याद है तो आपको मैं बताऊं, जो पोटली होती है, पोटली पता है, पोटली, पोटली में 2 साइड रस्सी रहती है ना, हम लोग पोटली को जब हाथ मतलब फैलाते हैं तो पोटली खुल जाती है और रस्सी को तान देते हैं तो पोटली बटुर जाती है। अक्सर सुनार के यहाँ आप सिक्का उक्का लेने जाओ, सुनार के यहाँ सिक्का सामान लोगे तो आपको बैग में देते हैं। सुनार के यहाँ आप गोल्ड का बिस्किट या सिक्का लेने जाओ तो अक्सर ऐसे ही पोटली में मिलता है। ठीक है, तो वो पोटली जो होती है उस तरीके का कुछ फुटबॉल का बैग होता है। तो उसकी जो स्ट्रिप्स रहती है, जब बच्चे उसको टांगते हैं तो उस पर उनके कंधों पर ज़्यादा बार बल लगता है इन कंपेरिजन टू, क्योंकि उसके जो धागे होते हैं बहुत पतले होते हैं। अगर उसमें आप 2 फुटबॉल भर लो तो और साइकिल से आप जाओ बहुत, तो उसके जो निशान है, पैचेस होते हैं, वो आपके शोल्डर्स पे पड़ जाते हैं। तो दोनों बैगों में दाब का अपना एक सर्टेन अमाउंट होता है कि कहाँ पर दाब ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पर दाब कम लग रहा है। तो ये इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमें ये लगा कि जिस भी चीज़ का, चाहे वो बैग हो या किसी का भी, जिसका सरफेस टेंशन चौड़ा होगा, जिसका सरफेस क्षेत्रफल चौड़ा होगा, बड़ा होगा, वहाँ पर दाब हमको वहाँ पर कम महसूस होगा, वहाँ पर दाब कम लगेगा। जहाँ पर जो चीज़ पतली है, कम होगी, वहाँ पर दाब का हमको मान थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल। दूसरा, जब एक मनुष्य चलता है तो भूमि पर अधिक दाब पड़ता है। जब एक बंदा चल रहा है, चाहे आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हम लैंड पर, पृथ्वी पर ज़्यादा दाब लगाते हैं। क्योंकि जब चलते हैं तो हमारा जो एक पैर हो, एक ही पैर से तो चलते हैं, 2 पैर से थोड़ी चलते हैं। अरे मतलब 2 पैर से तो चलते ही हैं, मतलब 2 कदम नहीं रखते हैं।
यहाँ पे पहले क्या लिखा है वो पढ़ लो। दाब चलता है क्योंकि सतह पर भूमि पर एक ही पैर पड़ता है, जबकि मनुष्य भूमि पर अपेक्षाकृत कम दाब पड़ता है क्योंकि मनुष्य भूमि पर। मतलब इसका क्या है, देखो मैं सिंपल बता देंगे समझ जाओगे। जब आप पैर के कदम की ताल को आगे बढ़ाते हो, आप जब चलने जाते हो, चलते हो, तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हो। एक कदम आगे बढ़ाने का मतलब है कि पहले आप एक पैर आगे रखते हो, फिर रखते हो, फिर रखते हो, फिर रखते हो। दो दो पैर रख के थोड़ी, एक ही बारी में दो पैर रखोगे तो वो कूदने के बराबर हो जाएगा। तो जब आप अपने एक एक पैर को आगे रखते हो ना, तो एक पैर का जितनी एरिया कुछ मतलब धरती पे जितना एरिया पे आपका पड़ता है वो बल ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दोनों। करके देखो, अभी जस्ट एक पैर पे खड़े होके देखो, खड़े होइए, आप सब तुरंत ही क्लास जब ले रहे हैं तुरंत खड़े होइए, देख कर देखिए। तो आपका जो एक पैर है, तो पहली बात तो बैलेंस आपका नहीं बनेगा, दूसरा आपका वो जो बल आप एक पैर पे खड़े होगे ना, तो वो आपको खुद भारी लगेगा कि आपका उस पर दाब ज़्यादा लग रहा है। और तुरंत दोनों पैर रख दोगे तो आपके उस पैर का दाब वहाँ पर कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपका क्षेत्रफल का जो दाब था वो दाब बट गया, आपकी वो चीज़ें बराबर हो गई, वो चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई, जिसकी वजह से दाब वहाँ पर आपको कम महसूस हुआ। ठीक इसी तरह से दो एग्जाम्पल तो मैंने लिखे थे, अभी और बताती हूँ। हाँ देखो, जैसे एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या बताऊँ, एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ आपको। हाँ देखो, कई प्रकार की कील आती है, खिल्ला आता है, खिल्ला खिल्ला याद है, खिल्ला खीला, खिल्ला नहीं खीला कहते हैं ना, जो दीवारों में गड़वाया जाता है। अब खीला बहुत तरीके का, एक खीले का सपोज करो इतना बहुत, जैसे ये पतला सा होता है, एक खीला ऐसा होता है जो खूब मोटा सा होता है। ठीक, अपने हिसाब से है मजबूत खीला चाहिए, कोई मजबूत चीज़ बांधनी है तो वो खीला की चौड़ाई और वह सब मोटा मोटा होगा, उसका आगे वाला किनारा भी मोटा होगा, और एक एकदम पतला वाला होगा। जो मोची के यहाँ जो जूता, एक कहते हैं मोची के यहाँ जो खिल्ला आता है, मोची के यहाँ मोची लोग जो सिलते हैं, खीला लेते हैं, उनका जो खीला होता है सबसे छोटा खीला, उनसे छोटा खीला किसी का नहीं होता। और उसके बाद जो लोग पर्दा बांधते हैं या कुछ और बांधते हैं, या कहीं रस्सी बांध रहे हैं, या कुछ जैसे टीना वीना होता है जो लोहे वाला, जो टीना कहते हैं ना उसको, तो वो लोग इस कुछ करवा रहे हैं तो वो अलग अलग खीला होता है। तो पता है ये जो पतला वाला खीला है ना, इसको जब दीवार में लगाया जाएगा, इसको जब दीवार में पिंच किया जाएगा, ठोका जाएगा, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा बल लगाएंगे। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको दीवार के अंदर ठोकने के लिए हम ज़्यादा बल लगाएंगे। और एक बात और जानते हैं, ये बड़ी आसानी से घुस भी जाएगा दीवार में, क्योंकि ये नुकीला है और ये एरिया भी कम कवर कर रहा है, लेकिन इस पर हमारा फोर्स ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये पतला सा है। लेकिन इसी जगह ये वाला जो है ना, हमको इस पर क्या होगा, दाब कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा, और हम उसमें इसमें तेज़ लगेगा, पतले वाले में इसमें हमको ज़्यादा बल अप्लाई, इसमें हमको आराम से बल लगेगा, हम आराम से उसे प्रेशर लगाएंगे। लेकिन ये है कि ये देर से घुसेगा दीवार के अंदर, ये वाला जल्दी घुसेगा, ये वाला कम मतलब घुसेगा तो दोनों, जाएगा दोनों, ठुकेगा दोनों। लेकिन ये पतला होने के कारण, इसका सरफेस टेंशन कम होने के कारण, और इससे हम लोग ज़्यादा बल प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो इसकी वजह से ये जल्दी भी घुसेगा, लेकिन हमारा प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम है। इसीलिए वही एक पैर वाली जो बात थी वही इसमें भी आपको लागू होती है। तो क्या आप दाब को समझ पाए? बताइए, दाब को समझ पाए कि दाब होता क्या है? गलती नहीं करेगा, तीन उदाहरण बताए हैं, कोई एक याद रखेगा, अगर आता है तो छोड़कर बताइएगा। आई होप क्लास समझ में आ रही होगी। बढ़िया टॉपिक था दाब का, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और डेली लाइफ के एग्जांपल्स देकर बताने का प्रयास किया। अगर पसंद आ रही है तो इसी पर फटाफट लाइक करिए क्लास को। देखते हैं फिर आगे यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अब एक टॉपिक और है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब, दैट मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ATM। ठीक है, ATM पैसे वाला नहीं है, ये दूसरा है। अब इनके बारे में क्या है, वायुमंडलीय दाब, दाब तो समझ गए कि क्या होता है, लेकिन अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है वो जानना है। देखो ने क्या लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु, पृथ्वी के चारों ओर यानी कि अर्थ के इवॉल्व में जो चारों ओर प्रेजेंट है, जो वायु का एक प्रेजेंस है, जो डिफरेंट गैस वायुमंडल में प्रेजेंट है, उनको हम यहाँ पर कहते हैं वायुमंडल कहा जाता है। वायु एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट यहाँ पर आपको दाब देखने को मिलता है, डिफरेंट गैसेस मिलती है, उसको वायुमंडल कहा जाता है। और अतः कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती है, जैसे हम वायुमंडलिक प्रेशर कहते हैं। जो ये हवाएं हैं, जो डिफरेंट गैसेस हैं, ये जो एटमॉस्फेयर में अपना एक दाब डालती हैं, अपनी एक छाप छोड़ती हैं,
जो एयर प्रेजेंट होती है, वायु भी हम सभी पर सारे के सब जितने भी हैं सबके ऊपर एक दाब लगाती है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको लिखने को 1 नंबर 2 नंबर में आ सकती है, ध्यान रखिएगा, बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। जो इसका बार होता है, सही मात्रक होता है, उसको हम बार कहते हैं। ये चेंजेस भी होते रहते हैं। आगे चलिए, अब इनमें कुछ पॉइंट है वो समझते हैं। वायुमंडलीय दाब को मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम है। जब भी हम लैंड के सरफेस से ऊपर जाते हैं, हम पृथ्वी से जब कभी भी ऊपर की तरफ जाते हैं, टूवर्ड फॉरवर्ड की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, तो हमारा वायुमंडल दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। जिसका और भी उदाहरण आप समझोगे तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहती है, आपको ये बहुत दिक्कत होती है, आप खाना नहीं बना सकते हो, सांस नहीं ले सकते हो, तो खाना बनाना बहुत दूर है। अक्सर लोग जो माउंट एवरेस्ट में क्लाइंबर होते हैं, चढ़ने जाते हैं, करते हैं, उनके पास देखो बहुत सबकी हिम्मत नहीं है, जो शुरुआत में रहता है, लेकिन जहाँ से लेवल कम होता है वहीं से उनकी बैंड बनना शुरू हो जाता है। सब जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग गए हैं, बट वो क्षमता, कितने ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, कितने लोग लौट के ही नहीं आ पाते, बहुत सारे रीजन्स हैं। दूसरा क्या है, वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। अब जैसे बहुत ऊपर से वायुयान से बैठे यात्री में फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है, मतलब क्या होता है कि वो मतलब निकल जाए, बह जाती, बहना एक प्रकार से। जैसे कोई ऊपर धरातल से आप कोई चीज़ लेके जाते हो तो वो नीचे की तरफ फॉल होती है, उस तरीके से। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को वायुयान में यात्रा ना करने की सलाह इसीलिए दी जाती है। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको फ्लाइट व्लाइट से चढ़ने वढ़ने के लिए मना किया जाता है। इसीलिए हेल्थ चेकअप भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए क्योंकि वहाँ पर एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कतें बढ़ती है, प्रेशर कम, फिर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दो, ये दो वो दो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से सब चीज़ें तो ध्यान रखनी चाहिए। आगे चलें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर है वायुमंडल दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, ये आपको बहुविकल्पी में आ सकता है, ये यंत्र में भी है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी सतह से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगाया जाता है। इसके सरफेस से जो मौसम में कैसी घटनाएं होने वाली हैं, इसका भी एक एजम्पशन जो साइंटिस्ट हैं वो करते हैं। मौसम विभाग में सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक मतलब यहाँ पर इसके बारे में जानना है कि इसमें पारे का, मरकरी का एक लेवल होता है। जैसे जैसे पारे का लेवल नीचे गिरता है वैसे वैसे आंधी आने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें फिलिंग होती है इक्विपमेंट में, और जैसे जैसे पारे का जो लेवल होता है मरकरी का, वो डाउन टू अर्थ होता है, गिरता जाता है, तो वैसे एक दिख जाता है कि अब आंधी आने का आसार दिख रहा है और आंधी आएगी। फिर है बैरोमीटर का, यहाँ पाठ्यांक में कहता था कि पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, पारा ऊपर नीचे गिरता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। जब वो पारा का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर दिन साफ रहने की संभावना दिखती है कि आज मतलब इधर उधर 3 4 दिन 5 दिन जो वेदर है वो क्वालिटी पूरी क्लियर रहेगी। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं कुछ बातें हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पर फिर क्या देखना है, मैंने देखो सिंपल सी बातें हैं, ये चैप्टर है दूसरा जिसमें इसका नाम है दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। तो वैज्ञानिक यंत्र है वो तो मैं आज नहीं लेकर आई हूँ, उसको आज नहीं बताना, उसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊँगी। आज सिर्फ मैं प्रेशर को लेकर आई, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बताना था, दोनों की परिभाषा, दोनों के उदाहरण, दोनों का नापना कि कौन कौन किसमें मेजर होता है, और संबंधित कुछ बातें। अब जितना बढ़ाया है उससे संबंधित कुछ उदाहरण मतलब प्रश्न भी लेकर आई हूँ कि वो भी करवा दो, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ, उससे संबंधित कुछ प्रश्न था वो भी देख लिया, तो हमारा एक पूरा सॉलिड टॉपिक तैयार हो गया। उदाहरण में पहला प्रश्न है, किसी सतह के किसी सरफेस के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले जो बल होते हैं उसको क्या कहते हैं। कोई एक सरफेस है, एक यूनिट, एक सर्टेन अमाउंट, जिस इतनी दूरी में लगाया गया जो बल उस सरफेस से क्या कहलाएगा, वो दाब कहलाता है, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। बल, दाब और क्षेत्रफल का क्या संबंध है, तो P=F/A होता है। सूत्र से ही प्रश्न बना, ध्यान देखना। दाब का इकाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कहलाता है। तो दोनों आपको दे सकता है कि आप दो यूनिट होती है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों लिखा हुआ है, वो मिले तो लिख दो आप, चाहे जो आपको याद हो। दाब किस प्रकार की राशि है, तो एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल दाब का आंशिक मात्रक, एसआई मात्रक या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, हाँ, बार कहलाता है। क्या कहलाता है, बार कहलाता है। आगे चलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बार कितने न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के तुल्य होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक का लेवल उतना ही, जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे ही वो डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी होती है, लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी। वहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम पाया जाता है, जिसकी वजह से देखने को मिलता है। वायुमंडल दाब को किस यंत्र से नापते हैं? तो हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? द्रव्य का दाब कहते हैं। द्रव के दाब से अगर कोई प्रश्न आपको एक बार आप लोग चेकआउट करना, अगर आया होगा तो हम इसका भी टॉपिक एक बार पढ़ा देंगे। बहुत छोटा सा है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे फिलहाल है। अगर होगा तो बताना, ठीक है। नहीं है तो देख लो प्रश्न में। द्रव्य के दाब की गणना का सूत्र है P=H/dg। अब H बराबर क्या है? द्रव्य की ऊंचाई जितना लेवल पानी का है। द्रव D मतलब द्रव की डेंसिटी, कितना घनत्व है। G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो बिंदुओं की गहराई पर। जितनी गहराई में होगा पानी का लेवल, जैसे आप सिक्का डालो एक बार तो देखो हमें लगता है वहाँ पर होगा, लेकिन जब हम वहाँ पे हाथ करके देखते हैं तो सिक्का नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर है, किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्य की डेंसिटी पर। किस पे? उसकी जो डेंसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। पास्कल का नियम किससे संबंधित होता है? द्रव्य के दाब से। पास्कल का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें उससे संबंधित है। तो एक बार आप लोग देखना सीरीज में नहीं, पेपर में देखना, पुराने पेपर में क्या उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि नहीं। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र बता दो। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, जो उन्हीं के प्रिंसिपल्स पर बनाया जाता है। द्रव्य का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? उस पात्र के आकार और आकृति में जिसमें द्रव्य रखा गया उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो वाल्व पे फोर्स को लगाते हैं, ठीक है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब क्या है? देखो, गर्म कोई सामान है, गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन, जब हम किसी सामान को गर्म कर रहे हैं, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर अगर उस पर बढ़ाएं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप उस पर गर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ें तो पिघलेगी है ही है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घटता है, हम कोई पदार्थ जो गर्म कर रहे हैं उसका वॉल्यूम घट रहा है और दाब बढ़ाने पर अगर हम उसमें प्रेशर बढ़ा देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फिर वो चीज़ हार्ड रहेगी और उतनी जल्दी वो होगा, लेकिन कम होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। आगे चलें, सभी द्रव्य के बॉइलिंग पॉइंट पर दाब का क्या प्रभाव होता है? जितने भी द्रव्य हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। द्रव्य का घनत्व किस यंत्र से मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से। जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी होती है उसको हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। क्लियर, समझ में आई फ्रेंड्स? फिर ये रहे प्रश्न। ये PDF आपको यहाँ से भी आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, आपको टेलीग्राम पर हम भेज देंगे फिलहाल के लिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके चैप्टर 2 को मैंने स्टार्ट किया। 22 मिनट की मैंने आपको क्लास दी है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली। दाब का टॉपिक मैंने पूरा क्लियर बताया, एग्जाम्पल्स बताए, कुछ प्रश्न भी लेकर आया है वो भी बताया आपको। आप एक टॉपिक देखना, उसका प्रश्न अगर रहा है पेपर में आया है तो हम करवा देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब इसमें एक वैज्ञानिक यंत्र का टॉपिक है जो कि कल भी साइंस की क्लास हम करेंगे और उसमें वो टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे, ताकि साइंस का ये दूसरा चैप्टर भी हमारा क्लियर होता रहे। अगर क्लास पसंद आई है, समझ में आया, अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। कल के टाइमिंग में हर एक चीज़ को फिर से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बाय बाय, सी यू सून।